दिल्ली के चारों ओर डटे किसानों ने केंद्र सरकार की बातचीत की शर्तें ठुकरा दी हैं। सोनीपत बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि बुराड़ी जाकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसानों ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि बातचीत यहीं पर आकर की जाए। रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने खुली चेतावनी दी कि वो दिल्ली आने वाली सभी 5 अहम सड़कें जाम कर देंगे। किसानों ने यह भी कहा कि उनके मंच पर राजनीतिक दलों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से 3 दिसंबर को बातचीत का माहौल बनाने की अपील की है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कल देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने माथापच्ची की। वहीं पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए किसानों को संदेश दिया है। पीएम ने कहा है कि नया कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है और इससे किसानों की मुश्किलें हल होंगी। किसानों के जमावड़े के चलते सोनीपत में प्रशासन सतर्क है। एहतियात के तौर पर इलाके के सभी पेट्रोल पंप और शराब दुकानें बंद करवा दी गई हैं। साथ ही तमाम दफ्तरों और फैक्ट्रियों को गाइडलाइन जारी की गई है कि महिला कर्मियों को न तो नाइट शिफ्ट में बुलाया जाए, न ही देर शाम ड्यूटी करवाई जाए। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी तैनात है। सिंघू बॉर्डर के अलावा दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा है। रविवार को यूपी के अलग अलग जगहों से पहुंचे किसान गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली दाखिल होने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। पुलिस किसानों को बुराड़ी भेजना चाहती थी, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा हो गए। आगे बढ़ने पर नाकाम रहने पर किसानों ने फ्लाईओवर पर ही डेरा जमा लिया और रात यहीं बिताई। आज फिर से किसानों और पुलिस के बीच रस्साकशी के आसार हैं। किसान आंदोलन में खाप पंचायत की भी एंट्री हो गई है। रोहतक में एक पंचायत के बाद खाप प्रधानों ने फैसला किया है कि किसानों के आंदोलन का समर्थन किया जाएगा। हरियाणा के कई इलाकों से आज दिल्ली कूच की तैयारी है। झज्जर में भी किसान आंदोलन के समर्थन के लिए लोग दिल्ली की ओर निकल पड़े। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आंदोलनकारियों का बड़ा जत्था दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के चलते आम यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने की वजह से लोग दूसरे रास्तों के जरिए आवाजाही कर रहे हैं, जिसमें पैसा और वक्त दोनों ज्यादा लग रहा है। सिंघू बॉर्डर पर सोनीपत की ओर से दिल्ली आने वाले कई लोग रविवार के दिन बेहद परेशान हुए। कई लोग पैदल ही अपने सामान के साथ सफर करते दिखे। वहीं हालात का फायदा उठाकर निजी बसें और टैक्सी वाले भी लोगों से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। किसान आंदोलन का हल जल्द नहीं निकला तो आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ेगी। किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जमकर भड़क रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को किसानों से बिना शर्त फौरन बातचीत करने की नसीहत दी है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार दिल्ली बॉर्डर पर ही किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर सकती। वहीं पंजाब और हरियाणा की सरकार के बीच और भी ठन गई है। कैप्टन अमरिंदर ने खट्टर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। शनिवार को खट्टर ने कहा था कि अमरिंदर ने उनका फोन नहीं उठाया। जवाब में अमरिंदर ने कहा कि खट्टर ने उन्हें नहीं बल्कि उनके अटेंडेंट को फोन किया था। दिल्ली कोरोना संक्रमण के हालात में थोड़ी राहत मिली है। 7 नवंबर के बाद पिछले 24 घंटे में राजधानी में सबसे कम 68 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन नए मरीजों का आंकड़ा 5000 से नीचे दर्ज हुआ है। दिल्ली में कुल कोरोना मामले 5500 से ज्यादा हैं। इसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 35000 के करीब है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण फिलहाल स्थिर बना हुआ है। 24 घंटे में राज्य में करीब 5500 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 18,20,000 के पार पहुंच गया है। इसमें से 91,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना की दूसरी लहर झेल रहे मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की वापसी हो गई है। राजधानी भोपाल में 5 और इंदौर में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर इन इलाकों में आवाजाही रोक दी गई है और जागरूकता के लिए पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं।
भोपाल के कोलार कंटेनमेंट जोन में नए कोरोना मरीजों के करीब 25% मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में शुरुआती 1 लाख मरीजों का आंकड़ा 6 महीने में हुआ था। वहीं ये आंकड़ा 2 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 70 दिन लगे। पीएम मोदी आज फिर से कोरोना वैक्सीन से जुड़े वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम वैज्ञानिकों की 3 टीमों से रूबरू होंगे। वैज्ञानिकों की ये टीमें जेनेवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इससे पहले शनिवार को पीएम ने वैक्सीन से जुड़ी 3 लैब का दौरा करके वैक्सीन पर रिसर्च की ताज़ा स्थिति की जानकारी ली थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए, जबकि 10 जवान जख्मी हो गए। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के रास्ते में आईईडी लगाकर 2 धमाके किए थे। वहीं गया में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में कामयाबी मिली है। कॉम्बिंग के दौरान जंगलों से भारी तादाद में जिंदा कारतूस और कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। कल वहां वोटिंग होगी और 4 दिसंबर को त्रिकोणीय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वोटिंग से पहले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावी कैंपेन में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए और फिर हैदराबाद में एक मेगा रोड शो किया। रोड शो में बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। अमित शाह ने चुनावी कैंपेन में AIMIM और TRS पर सीधा अटैक किया। ओवैसी की पार्टी पर घुसपैठियों को शरण देने और TRS पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अमित शाह ने ओवैसी के चैलेंज पर जवाब दिया और कहा कि ओवैसी लिख कर दे कि हैदराबाद से घुसपैठियों को निकाला जाए, उसके बाद एक्शन होगा, वरना ओवैसी पार्लियामेंट में सियासी स्टंट करेंगे। शाह ने कहा कि बीजेपी हैदराबाद को डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर ले जाना चाहती है। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सिर्फ 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी का कहना है कि उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया है और 4 दिसंबर को होने वाले नतीजे AIMIM के फेवर में आएंगे। बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स को हैदराबाद की जनता नकार देगी, क्योंकि हैदराबाद को विकास का मॉडल चाहिए, समाज को तोड़ने वाला नहीं। हम तो यही कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ी होते हैं, तो वो ख्वाब देख सकते हैं, मगर रियलिटी कुछ और है। और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मेयर भी किसका बनेगा देश जान लेगा और हैदराबाद की आवाम अपना फैसला सुनाएगी जरूर। पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक जारी है। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने पब्लिक सभा में अपने पत्ते नहीं खोले, यानी बीजेपी में एंट्री लेंगे या नहीं। वहीं ममता पर भी उन्होंने सीधा हमला किया। पब्लिक मीटिंग में कहा कि आगे भी बंगाल का सेवक बनकर सेवा करूंगा। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाते, लेकिन अब बीजेपी के स्टेट लेवल के नेता पर्सनल अटैक करेंगे तो उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। रिम्स अस्पताल में अब लालू यादव 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव से बिना परमिशन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट इस हिसाब से किया गया है कि पहला घेरा पेइंग वार्ड के मेन गेट पर है, दूसरा पेइंग वार्ड के अंदर और तीसरा घेरा लालू के रूम के बाहर होगा। लालू यादव जब अपने कमरे के बाहर टहलने निकलेंगे तो उनके चारों तरफ कड़ा पहरा होगा। लालू की सुरक्षा में 3 दर्जन सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। मोदी करीब दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और करीब 7 घंटे के दौरे में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। काशी को कई योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ ही पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में देव दीपावली कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां वो पहला द्वीप प्रज्वलित करेंगे।
इसके अलावा पीएम मोदी नाव के जरिए राजघाट से 80 घाट तक का सफर करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर वाराणसी प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया राज तालाब की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। इस रोड के चौड़ा होने से वाराणसी और प्रयागराज के बीच आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। वाराणसी के खजूरी में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद क्रूज से पीएम मोदी सीधे ललिता घाट पहुंचेंगे। वहां से विश्वनाथ मंदिर परिसर जाएंगे, जहां पीएम दर्शन पूजन करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति देखेंगे। शाम 5 बजे पीएम अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर राजघाट जाएंगे, जहां पहला द्वीप जलाकर देव दीपावली का उद्घाटन करेंगे। राजघाट में भी पीएम अपनी पार्टी के 5000 कार्यकर्ताओं और वाराणसी के संभ्रांत लोगों को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन के बाद पहली बार पीएम मोदी वाराणसी जा रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र का उनका ये 23वां दौरा है। इससे पहले फरवरी में पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया था। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके में फोटो फ्रेम के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही गोदाम में भगदड़ मच गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग बुझानी शुरू की, मगर जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। राजस्थान के धौलपुर में एक शादी समारोह में हथियार लहराने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, मंच पर बारबाला नाच रही हैं और आधा दर्जन लोग हथियार लहरा रहे हैं। इनमें से एक शख्स बार बार तमंचे से गोली भी चला रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें सदर थाना क्षेत्र के गांव धीमरी में शादी समारोह की हैं, जहां ये हथियार लहराए गए। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, मगर तस्वीरें सामने आईं तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी में भयानक दोहरा हत्याकांड हुआ है। यहां मधेपुर थाना क्षेत्र के पीठ भगवानपुर गांव में एक प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से गोदकर मार डाला। हत्या के बाद प्रेमी चाकू लहराते हुए भागा, लेकिन लड़की के परिजनों ने प्रेमी को पकड़ लिया और लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। हत्या के बाद परिजनों ने शव को नदी में फेंक दिया। हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक लड़की का शव बोरे में मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। आशंका है कि लड़की के साथ रेप किया गया और रेप के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। परिवार वालों ने भी लड़की की शिनाख्त की। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के कन्नौज में अपने ही पति के कत्ल के आरोप में पत्नी गिरफ्तार हुई है। मामला कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र का है। यहां 27 नवंबर को एक शख्स का शव कमरे में लटकता हुआ मिला था। पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो मालूम चला कि मृतक की पत्नी ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस के माने तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर शक करते थे, जिससे आए दिन दोनों में झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के धौलपुर में हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक 18 अक्टूबर को अस्पताल के बंदी वार्ड से भागे 2 बदमाशों की तलाश में हेड कांस्टेबल रेकी कर रहा था, जहां पैरोल पर चल रहे डकैत मुकेश गैंग के आधा दर्जन बदमाशों ने हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया और लाठी डंडों से जमकर पीटा। बदमाशों ने पुलिसकर्मी की जांघ में गोली भी मार दी। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में भयानक सड़क हादसा हुआ है।
यहाँ रविवार की छुट्टी पर पिकनिक मनाने नगर परिषद के 6 कर्मचारी ओरछा जा रहे थे। अचानक चंदेरी की तरफ से आ रहे बुलेरो से कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, मगर खबर यह है कि इस अस्पताल को प्रशासन द्वारा सील किया जा चुका था। बावजूद इसके यहां इलाज किया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। अब चिकित्सा अधीक्षक ने पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। महाराष्ट्र के अमरावती में एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर ने डॉक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला किया। खून से लथपथ डॉक्टर को जमीन पर फेंककर हमलावर फरार हो गया। तुरंत ही डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब पुलिस की माने तो हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में दर्ज है। जल्द ही पुलिस हमलावर को गिरफ्तार कर लेगी। यूपी के देवरिया में ठगों ने 50 से अधिक नौजवानों को लाखों का चूना लगाया। दरअसल यहां बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने के नाम पर वीजा और अन्य कागजात बनवाने के लिए ठगों ने युवकों से रुपए लिए और फरार हो गए। जब युवकों को मालूम चला कि उनके साथ ठगी हो गई तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक कार अचानक आग का गोला बन गई। कार पुणे से सोलापुर की ओर जा रही थी। दौंड तालुका के पास कार में अचानक आग लगी। गांव वालों ने आग देखी तो तुरंत पहुंचे और कार में सवार 2 लोगों की जान बचाई, मगर जब तक फायर ब्रिगेड कार तक पहुंचती कार स्वाहा हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।